हेलो फ्रेंड, आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट का हम लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान। प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा के माध्यमान की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम प्रत्यावर्ती धारा के मान को पढ़ें। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि प्रत्यावर्ती धारा का मान लगातार टाइम टू टाइम बदलता रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है। यानी ये बता रहा है कि हर एक समय में प्रत्यावर्ती धारा का मान और दिशा लगातार बदल रही है। यानी कि मान की हम बात करें तो यहाँ देखें तो हर एक समय मान बढ़ता जा रहा है, ये अधिकतम हुआ, फिर ये कम होने लगा और द लास्ट फिर इसी ने अपनी दिशा बदल ली, शून्य होकर के दिशा बदल ली। तो इसका मतलब हम कैसे निर्धारित करें कि इसका मान ये है या फिर ये है या जो भी हो, हम कैसे निर्धारित करें कि इसका मान फला होगा, नहीं निर्धारित कर सकते। तो ऐसे में हमें एक निर्धारित मान की आवश्यकता होती है। तो निर्धारित मान निकालने के लिए हम लोग कुछ तरीके लगाते हैं। तरीके क्या लगाएंगे कि जैसे हम लोग अगर देखते होंगे आप लोगों ने कि अगर किसी क्लास में कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे, यानी कुछ की लंबाई कम है, कुछ की लंबाई ज्यादा है, तो अब ये पूछा जाता है कि बच्चों की लंबाई कितनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं। औसत निकालते क्या है, जितने बच्चे हैं उनकी लंबाइयों का हम लोग योग कर लेते हैं अलग अलग, और उसके बाद उतने ही संख्या से भाग देते हैं तो एक औसत मिल जाता है। तो वही देखिए यहाँ पर हम अगर देखें थोड़ी देर के लिए समझे तो ये लंबाई अगर मान लें तो ये लंबाई यहाँ पर अलग अलग है। तो हम ऐसे करते हैं कि इनका हम औसत निकाल लेते हैं। जैसे औसत निकालेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि हाँ ये हमारा निर्धारित मान है। तो ऐसे में हम माध्य मान यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो पहले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं I=I0 sin ओमेगा टी। ये बताता है कि ये समय के साथ बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदलता जाएगा इस धारा का मान लगातार बदलता जाएगा। ठीक, अब ये यहाँ पर अगर हम किसी स्रोत से किसी चालक में या किसी प्रतिरोध में आवेश को अगर प्रवाहित कराएं तो समय के साथ ये आवेश बदलते रहेंगे। अगर मान लेते हैं T1 समय में Q1 आवेश, T2 समय में Q2 आवेश, T3 समय में Q3 आवेश, यही लगातार प्रवाहित हो रहे हैं। यहाँ पे लगातार इसका मान भी बदल रहा है। तो ऐसे में हम करते क्या है, इनका औसत निकालते हैं। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं औसत को Im से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मीन वैल्यू की बात हो रही है। तो Im हम करते क्या है, औसत का तरीका आप भी जानते होंगे बेहतर तरीका कि क्या करते हैं, आवेशों का योग करते हैं। पहले Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन, इसी प्रकार। फिर आगे हम अगर देखेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन। औसत निकालने का ये बेहतर तरीका है कि हम सभी संख्याओं को या सभी मानों को जोड़कर समय के साथ हम भाग देते हैं तो औसत बेहतर निकल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जोड़ वाला थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने एक मेथड और पढ़ा है कि अगर हमें औसत निकालना है, या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पर हमें अगर इसका औसत निकालना है, योग करना है, तो योग करने से बेहतर होता है कि हम क्या कर लें, समाकलन कर लेते हैं। समाकलन कैसे करेंगे, तो देखिए हमारी समाकलन क्या होगा। समाकलन मान लेते हैं कि ये जो हम छोटे ये आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, एक छोटा सा आवेश dq आवेश प्रवाहित करा रहे हैं। dq आवेश प्रवाहित करा रहे हैं कितने समय में, तो हमें समय को ध्यान रखना है कि हमारे समय कहाँ है, ये पूर्ण समय यहाँ से यहाँ तक होगा। मान लेते हैं कि पूर्ण चक्र के लिए t है, तो अर्ध चक्र के लिए स्वाभाविक सी बात है कि आधा हो जाएगा t/2। यानी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारी जो लिमिट होगी समाकलन के 0 से एंड इसके बटे में भी क्या होगा, समाकलन लिमिट हमारी वही रहेगी क्योंकि समय हमने वही लिया है। तो 0 से t/2 एंड यहाँ पर लिखेंगे dt। और हम लोगों ने चूंकि जानते हैं I=dq/dt। ठीक, तो यहाँ से हमें dq मिलेगा I/dt। तो अगर हम इस मान को यहाँ पे रखें तो क्या मिलेगा हमको, समाकलन 0 से t/2 और dq के जगह पे हम लिख सकते हैं I/dt, और इसके बटे में अगर हम लिखें तो समाकलन 0 से t/2 और dt। I की वैल्यू हमने यहाँ पे रखा है I=I0 sin ओमेगा t। हम अगर उसको पुट करते हैं तो पुट कर लेते हैं, तो 0 से t/2 I की वैल्यू हमारी है I0 sin ओमेगा t एंड यहाँ पर dt है, और बटे लिमिट हमारी है 0 से t/2 और dt। अगर हमारा जो लिमिट में यहाँ पे है 0 से t/2 dt। अब इसका हम लोग समाकलन करते हैं। समाकलन कैसे करेंगे, अब हम लोग इसका समाकलन करते हैं। क्या देखें,
आई एम इक्वल टू हमारा है, लिमिट हमारी कितनी है 0 से t बाई, लेकिन यहाँ पे आई जीरो कॉन्स्टेंट है, आई जीरो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये बदलता नहीं है, तो आई जीरो को हम लोग बाहर कर लेते हैं। हमारी लिमिट है 0 से t बाई टू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी बटा के अगर हम नीचे देखें तो नीचे हमारा कितना है समाकलन 0 से t बाई टू डी टी। अब हम लोग समाकलन करते हैं तो आई जीरो और समाकलन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है हमारा माइनस कॉस ओमेगा टी, और चूंकि यहाँ पर सिर्फ टी नहीं है ओमेगा टी है, तो फिर ओमेगा टी का फिर से समाकलन करेंगे तो 1 बाई ओमेगा फिर से हमें मिलेगा। ठीक, यानी जो ओमेगा टी के साथ गुणा में होता है जैसे ही उसको समाकलन करते हैं वो तुरंत ऑटोमेटिक भाग में चला आता है। ठीक, तो हमारी लिमिट कितनी है 0 से t बाई टू। सेम यही काम अगर हम नीचे समाकलन करें तो डी टी का समाकलन t होगा और इसकी लिमिट हमारी होगी 0 से t बाई टू। अब हम इसमें लिमिट को पुट करते हैं तो हम देखेंगे कि ये ओमेगा कांस्टेंट हो ही होगा, क्योंकि एक नियत वेग कोणीय वेग से घूमेगा। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुंडली एक नियत कोणीय वेग से घूमेगा, तो नियत कोणीय वेग से घूमेगा तो ओमेगा को बाहर कर लीजिए, तो माइनस आई जीरो बटे ओमेगा बाहर हो गया और ब्रैकेट में क्या बचा हमारा कॉस ओमेगा टी और 0 से t बाई टू, और इसके बटा के अगर हम लिमिट रखते हैं तो यहाँ लिमिट रखेंगे t बाई टू माइनस 0 एंड, और आगे हम अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस आई जीरो बाई ओमेगा, और अगर लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा इंटू कैपिटल टी की जगह पे लिमिट रखना है तो कैपिटल टी बाई टू, और माइनस अगर टी की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा cos 0, और हमें नीचे से मिल रहा है t बाई टू, देन इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस आई जीरो, और ये 2 चूंकि t के बाई के 2 में है तो इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आई जीरो हो जाएगा बटा के t इंटू ओमेगा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से देखें तो ओमेगा के इक्वल टू हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या cos 2 पाई बाई टी और इंटू टी बाई टू, ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos पाई मिलेगा तो मिलेगा क्या माइनस 2 आई जीरो बाई टी ओमेगा, और यहाँ से cos पाई माइनस 1, तो माइनस 2 आई जीरो बाई टी को हम वही रहने देते हैं, ओमेगा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी। ठीक, और हमें क्या मिलेगा फिर यहाँ से cos पाई की वैल्यू होती है माइनस वन और माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ अगर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। देन हमें आई एम इक्वल टू क्या मिलेगा, आई एम इक्वल टू हमें मिलेगा 2 आई जीरो, और ये टी से टी हमारा कैंसिल हो गया है, डिवाइड बाई 2 पाई इंटू क्या मिलेगा हमको 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। देन आई एम इक्वल टू क्या मिलेगा 2 आई जीरो बाई पाई, ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा के का माध्य मान है अर्ध चक्र के लिए, और हाफ साइकिल अर्ध चक्र के लिए हमारा प्रत्यावर्ती धारा का मान है आई एम इक्वल टू 2 आई जीरो बाई पाई। अगर हम पाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमें आई एम इक्वल टू मिलता है 2 आई जीरो बाई 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होता है। देन आई एम इक्वल टू में मिलेगा 0.637 आई जीरो। ठीक, अब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए कितना माध्य मान होगा, हम उसे निर्धारित करेंगे, निकालेंगे यहाँ पर पूर्ण चक्र के लिए कि क्या होता है, देखते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी होता है। ठीक, और अगर हम यहाँ पे देखें हमें माध्य मान निकालना है, दैट इज आई एम निकालना है, तो फिर क्या करते हैं कि आवेशों का, जैसे हमने पिछले अभी बताया था आपको कि आवेशों को Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन, और समय से भाग देते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 एंड सो ऑन। अब हम करते क्या है कि अब वही हमने आपको बताया था पीछे थोड़ी देर पहले कि इनको हम जोड़ना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं कि समाकलन कर लेते हैं। जैसे समाकलन करेंगे हमें और आसान हो जाएगा, तो देखते हैं समाकलन करेंगे तो समाकलन मान लेते हैं एक छोटा सा आवेश dq प्रवाहित हो रहा है, समय क्या ले रहा है
छोटा सा समय dt समय में प्रवाहित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट या पूर्ण चक्र की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे समय t/2 नहीं t होगा, यानी 0 से t होगा। तो हमारी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से t, लिमिट हमारी है 0 से t। बट हम पीछे फार्मूला पढ़े हैं पिछले चैप्टरों में कि i इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि i इक्वल टू dq/dt होता है, तो हमें dq इक्वल टू क्या मिलेगा, i इंटू dt मिलेगा। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हमें मिलेगा, 0 से t, dq की वैल्यू है i इंटू dt और डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई समाकलन 0 से t और dt। i की वैल्यू यहाँ पर i इक्वल टू I0 sin ओमेगा t है, तो हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। देन हमको मिलेगा 0 से t, i की वैल्यू है I0 sin ओमेगा t एंड dt को वही रहने दिए, डिवाइड बाई 0 से t और उसके बाद फिर यहाँ पर dt। ठीक, I0 कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर कर लेते हैं। देन क्या मिलेगा, Im इक्वल टू I0, लिमिट हमारी कितनी है, 0 से t साइन ओमेगा t dt, डिवाइड बाई हमें मिलेगा वही सेम चीज 0 से t dt। अगर हम समाकलन करते हैं तो देखते हैं कि I0 से कोई मतलब नहीं, तो साइन ओमेगा t का समाकलन होगा cos ओमेगा t, लिमिट हमारी है 0 से t। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी समाकलन यहाँ पे t के सापेक्ष हो रहा है तो ओमेगा एक ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू जैसे ही t के गुणा में होगा वो भाग में चला आता है। ठीक, उसके बाद नीचे का अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, समाकलन dt का समाकलन होता है t, लिमिट होगी हमारी 0 से t। अब इसके बाद अगर हम ओमेगा को बाहर कर सकते हैं और माइनस को भी बाहर कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे माइनस I0 बटे ओमेगा, हमारी लिमिट कितनी होगी, हमारी cos ओमेगा t और 0 से t डिवाइड बाय, अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, पहले अपर लिमिट रखा जाता है तो t की जगह t रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट t की जगह हम लोग 0 रखेंगे। फिर उसके बाद सेम ऊपर देखते हैं क्या मिलेगा, माइनस I0 और यहाँ से t माइनस 0 करेंगे तो हमें मिलेगा t, और t का इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों बटे में ही है, तो t ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसमें देखें, इसमें लिमिट पुट करते हैं तो स्मॉल t की जगह पहले अपर लिमिट तो कैपिटल T पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos ओमेगा t माइनस, और स्मॉल t की जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cos 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा, माइनस I0 बटा के t ओमेगा। देखें तो I0 बटा के t ओमेगा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम चूंकि पिछले वाले अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि ओमेगा का 2 होता है 2π/t, तो हम यहाँ से रखते हैं cos 2π/t एंड कैपिटल T माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है। देन माइनस I0 बटा के t ओमेगा, और अगर यहाँ से देखें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमें cos 2π-1, और cos 2π की वैल्यू होती है I0 बटा t ओमेगा, और cos 2π की वैल्यू होती है 1-1, दैट इज I इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलेगी, Im इक्वल टू मिलेगा 1-1 सिंपल 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस I0 बटा के t ओमेगा इंटू 0, तो हमें माध्यमान एक पूर्ण चक्र के लिए 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। धन्यवाद।